नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आईएसएम को और मजबूत बनाया जा रहा है। जैसे कि आयुष डिपार्टमेंट खुद केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है और 1980 में बंद, यानी 1980 में जो बंद हो चुका था आयुर्वेदिक कॉलेज, वो कल से नए सिरे से शुरू होगा। उसकी इमारत, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अखनूर में चिनाब के दरिया के किनारे बनाया गया है। कल उसका उद्घाटन एलजी मनोज कुमार सिन्हा करेंगे, उनके साथ बड़े आला अधिकारी भी रहेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1980 में एक कश्मीर में यूनानी हॉस्पिटल हुआ करता था, एक जम्मू में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हुआ करता था। साजिश के तहत इनको बंद कर दिया गया था और फिर एक नया इनिशिएटिव लिया गया था। इनिशिएटिव श्यामलाल शर्मा द्वारा लिया गया था। श्यामलाल शर्मा जो इस वक्त भाजपा के सीनियर नेता हैं, तब वो कांग्रेस के कोटे में स्वास्थ्य मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, यानी कैबिनेट मिनिस्टर, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। तब उन्होंने इसका आगाज किया था। लेकिन आज खुद एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, जिनके पास हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है, उन्होंने आज विजिट किया और वहाँ का दौरा करके देखा कि कल को लेकर के कल जो उद्घाटन समारोह होने वाला है उसमें क्या तैयारियां की जा रही। दर्शकों, हमने डॉक्टर से बातचीत की और डॉक्टर का कहना है कि पंचकर्मा समेत बाकी सारे जो इलाज होते हैं, जो ट्रीटमेंट आईएसएम के अधीन होते हैं, वो सब के सब ट्रीटमेंट जो है कल से शुरू हो जाएंगे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये दरिया चिनाब के किनारे है और लोगों को बड़ी राहत भी होगी और साथ साथ वहाँ पे ध्यान लगाने के लिए योगा भी किया जाएगा, यानी योग केंद्र भी वहाँ बनाया। आयुर्वेदिक कॉलेज था, तो अभी वो बंद होने के बाद दोबारा यहाँ शुरू किया गया 2017 में। तो 2017 में ये शालामार में कॉलेज खोला गया। वहाँ से ये फैसिलिटी अब हम यहाँ पर अखनूर में शिफ्ट हुई है। ये यहाँ पर जो हमारा कैंपस है वो अखनूर में आ गया। वहाँ स्पेस कम होने की वजह से हमें यहाँ पर फैसिलिटी ज़्यादा मिल रही है और हम यहाँ पर अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से फ्लरिश कर पाएंगे। जैसे हमारे काया चिकित्सा, पंचकर्मा, जो आजकल आपको पता है कि पंचकर्मा की कितनी डिमांड है, तो वैसे ही हम यहाँ पर उसको और डेवलप कर सकते हैं। शल्य तंत्र में जैसे क्षार सूत्र, पाइल्स, फिशुला, फिशर के लिए हमारे WHO रिकमेंडेड है, तो हम उन चीज़ों को और डेवलप करेंगे। शलाके तंत्र है, जैसे ENT जिसको बोला जाता है डिपार्टमेंट, हम उसमें भी कई तरह के प्रोसीजर्स करते हैं। जैसे अक्षय तर्पण है, लोगों के जो आई एलिमेंट्स हैं हम उनको दूर करते हैं। जो उनके माउथ के रिलेटेड डिजीज़ हैं हम उनको दूर करने की यहाँ पर हर चीज़ की यहाँ पर फैसिलिटी दे रहे हैं। योगा आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी। पंचकर्मा का हो गया हमारे यहाँ पर, और पीडियाट्रिक्स हमारा जो जिसको बाल रोग बोला जाता है, तो हम उन सभी को यहाँ पर अच्छी तरह से फ्लरिश कर पाएंगे। दर्शकों, आईएसएम डायरेक्टर डॉक्टर मोहन सिंह ने भी बताया कि किस तरीके से इनिशिएटिव लिया गया। बीच में केंद्र सरकार की तरफ से भी हेल्प की गई, जो जम्मू कश्मीर सरकार ने भी पुरजोर कोशिश की ताकि आईएसएम को यहाँ पर और भी मजबूत बनाया जाए। और ये एक कारण है कि किस तरीके से वहाँ पर बहुत जल्द बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो लोगों को भी बेनिफिट देगा और जो स्टूडेंट्स वहाँ पर स्टडी करेंगे, जो आयुर्वेदा में आईएसएम में करेंगे, उनको भी इसका लाभ मिले। ऐसा है कि 14 जुलाई को ऑनरेबल एलजी साहब हमारे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन होगा, जो कि कल ही आने वाला है। उसके लिए हमने सारी तैयारियां की हैं। जहां पे 2011-12 में ये हॉस्पिटल और कॉलेज बनना शुरू हुआ था,
जिसमें कोई 25 करोड़ के करीब इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी फंडिंग की गई और उसके बाद नेशनल आयुष मिशन के अंदर भी इसको सप्लीमेंट एंड कम्प्लीमेंट किया गया इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग, मशीनरी इक्विपमेंट, आईटी इक्विपमेंट। और आज हमारे 14 की 14 स्पेशलिटीज़ जो हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में फैकल्टीज़ हायर कर ली गई हैं ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस, और सब डिपार्टमेंटों में काम जो है शुरू हो चुका है। दर्शकों, आज कुछ स्टूडेंट से भी हमने बातचीत की और उनका भी कहना है कि उनके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने प्रोवाइड किया है और बड़े उत्साहित बच्चे नजर आए। सर, ये काफ़ी अच्छा कैंपस बनाया है हमारा कॉलेज जो है। कल इनाग्रेशन है, हम काफ़ी एक्साइटेड हैं और हमारे सेकंड विज़िट है अपना नया कॉलेज को देखते हुए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें अपना कैंपस मिला है काफ़ी देर के बाद। डिस्टेंस का इशू तो रहेगा बट वो हम खुद ही कंपनसेट करेंगे जैसे भी होगा। अब स्टडीज़ हमारी प्रायोरिटी हैं तो हम उसको ज़्यादा ऊपर रखें। तो दर्शकों, फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं श्यामलाल शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं। हमने पहले भी उनका जिक्र किया था कि इस आयुर्वेदिक कॉलेज में उनका बड़ा योगदान है, तब वो हेल्थ के कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। श्याम जी, 1980 में क्या वजह थी कि गवर्नमेंट ने इसको बंद किया और क्या इनिशिएटिव आपको लेना पड़ा कि ये नए सिरे से इसको शुरू किया जाए? देखिए विनोद जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपने इस विषय में मुझसे पूछा है। मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा पीछे ले जाऊंगा जी। कि 2009 में जब मुझे हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया जी, और ये विभाग भी मेरे पास था, तो मैंने जब देखा कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, लेकिन वो कंट्री भी जो एलोपैथिक साइंस को बहुत बढ़ावा दे रहे थे, वो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ आ रहे थे और हमारे तो कुछ खिते ही ऐसे थे जी। तो कुदरती मेरे पास हार्टिकल्चर भी था और उसके साथ साथ क्योंकि हार्टिकल्चर में मेडिसिनल प्लांट और दूसरी चीजें जुड़ते हैं, और मुझे जब दूसरे प्रदेशों में, चाहे वो उत्तरांचल हो, उत्तराखंड हो या हिमाचल स्टेट हो और नेशनल काउंसिल हेल्थ में जाना पड़ता था, तो मैंने देखा कि 1980 में जो सक्सेसिव गवर्नमेंटें रही हमसे पहले, वो चाहे किसी भी पार्टी की रही, उन्होंने श्रीनगर का यूनानी कॉलेज और जम्मू का जो आयुर्वेदिक कॉलेज था ये बंद कर दिया था। और उस समय हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, वो भी मेरी पार्टी से ही थे, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, और मैंने ये इशू टेकअप किया और उस समय के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के भी गुड ऑप्शन यूज किए और फिर हमने इसको 2010 में जो है ये जम्मू के लिए इंडियन सिस्टम मेडिसिन ये आयुर्वेदिक कॉलेज मंजूर कराया और कश्मीर के लिए यूनानी कॉलेज, और उस समय हमें फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड चाहिए थी, लेकिन मेरी पार्टी के उस समय लोकल बॉडी के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हमें जमीन नहीं देंगे क्योंकि वो उनके जमीन में आती थी कि जम्मू के आसपास कहीं, और हमने ढूंढा भी था लेकिन वो नहीं उन्होंने दी। तो फिर उस समय हमने ये फैसला लिया कि यूनानी कॉलेज जो है वो गांधरबल में बनाएंगे, और ये जो है अखनूर में हमने 22 किलोमीटर है और सर्कुलर रोड का भी उस समय था ये सारा। तो ये हमने उस समय ये इनिशिएटिव लिया, बीच में थोड़ा डिले हो गया क्योंकि 2013 में मेरे से ये विभाग चला गया और थोड़ा स्लो पेज पे आ गया और इसमें 100% फंडिंग जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी कि 100 बेड का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और उसके साथ 100 सीट का आयुर्वेदिक कॉलेज, ट्रेडिशन आयुर्वेदिक कॉलेज जी। तो ये उस समय हमने, और ऑलमोस्ट मेरे टाइम में है 70% से ज्यादा जो है सुपर स्ट्रक्चर जो था वो तैयार हो गया था और क्रिएशन ऑफ पोस्ट जो था वो प्रोसेस में था, लेकिन थोड़ा डिले हुआ। आपको तो पता है कहीं ना कहीं किंतु परंतु होता है और फिर हम जम्मू वाले पीछे रह जाते हैं जी। तो ये एक बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था और इंडियन सिस्टम मेडिसिन आयुर्वेदिक आज हमारा 100 बच्चा जो है वो यहाँ से ट्रेन होगा हर साल
जी। लेकिन श्याम जी ये आपका ब्रेन चाइल्ड है, जब ब्रेन चाइल्ड कहीं ना कहीं सामने आता है, बनता है, तो कितनी खुशी होती है। देखिए सर, विनोद जी, खुशी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन थोड़ा डिले हो गया जी। उसके लिए हम अपनी जनता जनार्दन से माफी चाहते हैं जी। लेकिन मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और इनके जो पहले प्रेडिसेसर थे जी, माननीय मुर्मू जी, मैं आपको पता है खतो खिताबत करता रहता हूँ। जी 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 बिल्कुल। और 2 बार जब माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर यही मनोज सिन्हा जी जी ये पॉलिटिकल पर्सन है, तो पलावाला में गए या अखनूर में गए, हालांकि उस दिन इन्होंने मुझे थोड़ा छेड़ा भी जी। श्याम जी आज मैं कुछ देने नहीं आया था। मैं कह सर मैं देने के लिए नहीं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है और 100% फंडिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 टाइम फंडिंग की हुई है, इसको एक्सपेडाइट करने के लिए कह रहा हूँ जी। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और आप ये जम्मू के लोगों को जो है, और ऐसी कुछ डिजीज है विनोद जी 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 जिनका एलोपैथिक में इलाज नहीं है और आयुर्वेदिक में है। जी। जैसे डर्मा की कुछ जो है, जो स्किन की डिजीज है, जी। आर्थराइटिस है जिसको आप कहते हैं जोड़ों का दर्द, जी। या ये फ्रोजन शोल्डर होता है, या बाकी चीजें 100% क्योरेबल है। जी। इवन कैंसर जैसी डिजीज भी जो है जी। क्योंकि श्याम जी आपके पास ये मंत्रालय रहा है, तो क्या हमारे पास इतने एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जी जो इस तरह का उपचार कर सकते हैं? हमारे जरा रिपीट करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये मंत्रालय रहा है, आप एक्सपर्ट हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे पास इतने एक्सपर्ट डॉक्टर हैं ISM के जो ये सब ट्रीटमेंट कर सकते हैं? मुझे खुशी है कि आप आज आपके पास इतने हाईली क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है, और वो बाहर के कॉलेज में जो है वो पढ़ा रहे हैं जी। और पिछले दिनों जब इन्होंने यहाँ पोस्टें निकाली थी तो एक पोस्ट के अगेंस्ट 20 लोग, और उनके पास इतना एक्सपीरियंस है जी। और वो डेडिकेशन और डिवोशन के साथ काम करेंगे, वो अपने लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं जी। और एक तो उनको अपने लोगों की, अपनी मिट्टी की, अपने जनता जनार्दन की सेवा करने का मौका मिलेगा। जी तो जी श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य महकमा या ये कहिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से चिंतित है। उनको लगता है कि जिस तरीके से वेव 2 में थोड़ी नरमी आई है, उसके बाद से लगातार लोग लापरवाही करते जा रहे हैं। हमने देखा है कि वेव 1 में भी जैसे ही पॉजिटिव मामले कम हुए थे तो लोगों ने लापरवाही बरती थी और वेव 2 को न्योता दिया था। अब वेव 3 की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और अधिकारियों की माने या स्वास्थ्य मंत्रालय की माने, उनका ये कहना है कि अगर अपने टूर हमने कैंसिल नहीं किए, बेवजह बाहर निकलना हमने नहीं छोड़ा, या फिर हमने मास्क SOP को फॉलो नहीं किया, तो ये भयंकर रूप ले सकती है। आपको बताएं, पुंछ में हमने ऐसा ही देखा। पुंछ में हमने बाज़ारों में देखा कि किस तरीके से लोग ने मास्क नहीं पहने हुए थे, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया हुआ था और ना ही वो अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं। पहले वो दृश्य दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से बड़ा ब्लंडर होने जा रहा है, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। अगर तीसरी वेव आती है तो वो बड़ी भयंकर है। जो है वो ऑपरेट नहीं करेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करके जो जब भी कोई विपदा पड़ती है हमारे इलाके में, आप लोग हर जगह जो है अपना पूरा योगदान देते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। दूसरी बात रही, इन लोगों को अगर अब भी समझ नहीं आई तो ये कभी नहीं समझ पाएंगे। इनके ऊपर 2 बार इतनी जो है कोरोना की मार पड़ चुकी है। हमारे इलाके में देखो बेरोज़गारी की क्या पोजीशन है। हमारे इलाके में देखो इस वक्त लॉकडाउन की वजह से कितने लोग बेचारे परेशानी के आलम में घूम रहे हैं।
तो अगर ये लोग आज नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? जैसा कि हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब तीसरी लहर जो है वो भी आने वाली है। तो इनको चाहिए कि बजाय गवर्नमेंट की डंडा देने के बजाय अगर ये खुद लोग सुधर जाएं तो वो इन लोगों को समझ होनी चाहिए कि इनकी 2 बार जो है ये 2 लहरें आ चुकी हैं। अगर इस वक्त भी ये अपना जो है मास्क वगैरह का पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का जो ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट अगर आके ज़बरदस्ती इनको ये बात कहेगी। तो मेरी गुजारिश रहेगी तमाम आवाम से कि वो इस तीसरी लहर के लिए, आपने देखा भी है कि दूसरी लहर में कितना नुकसान हुआ है हमारा, कितनी कीमती जानें जो हैं वो दूसरी लहर में गई हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा तमाम आवाम से, उन लोगों से जो कि बेखौफ घूम रहे हैं बग़ैर मास्क के और बग़ैर सोशल डिस्टेंसिंग के, खुदा न खास्ता अगर ये दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर भी आई तो हम लोगों की क्या हालत होगी। उस वक्त हम एडमिनिस्ट्रेशन को दोष देते हैं कि नहीं जी एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है। हमें इसके लिए पहले खुद को जो है वो तैयार होना है, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस कदर लापरवाही की जा रही है और इस लापरवाही का नतीजा तीसरी वेव हो सकती है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि एसओपीज को फॉलो करें, लेकिन एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि लोगों को 2 गज की दूरी रखनी होगी, लोगों को ये मानना पड़ेगा कि वेव 1 के बाद वेव 2 आ सकती है, तो वेव 2 के बाद 3 का कोई लंबा फासला नहीं है। जब तक हम हिदायतें नहीं बरतेंगे, जब तक एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम इसको रोक नहीं सकते। मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग जो हैं वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो रखें और जो है मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कोविड की इन्फेक्शन फैलने का जो है वो संभावना बनी रहे। हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप देखते भी हैं कि हमारे लोग जो हैं वो चेकिंग करते हैं, फ़ाइन लगाते हैं। अगर कहीं कुछ दिख रहा है कि कोई लोग जो है वो मास्क नहीं पहन रहे हैं तो अभी हम अपनी टीम्स को जो है वो दोबारा भेजेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि सभी लोग जो हैं वो मास्क नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि भाई ये जो कोविड का जो इन्फेक्शन है वो कितना बढ़ता है, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हम भीड़ को जो है वो कंट्रोल करते रहेंगे, रेगुलेट करते रहेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हम जो है इन्फोर्समेंट जो है लोकल इन्फोर्समेंट को बढ़ा देंगे। हाँ, पैगाम या अपील यही है आवाम से कि भाई अभी जो है वो ख़तरा टला नहीं है, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको बनाए रखना है। उसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क पहनने हैं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है, ज़रूरत हो तो घर से बाहर जाना है, बाज़ार में कहीं भीड़ वाली जगह नहीं जाना है, भीड़ नहीं लगानी है, इस किस्म की चीज़ें हैं। और वैक्सीनेशन का ड्राइव हमने चला के रखा हुआ है, वैक्सीनेशन करवानी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है वो हम बताते रहते हैं और कुछ इन्फोर्समेंट के इश्यूज़ हैं वो भी हम करते रहते हैं। तो जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वैसे वैसे एक्शन हम करते रहेंगे। दर्शकों, भद्रवाह में भी हमने कुछ ऐसे ही दृश्य देखे। ऐसा लगता है कि ये मास्क पहनना उनकी शान के खिलाफ है और बिना मास्क पहने वो अपने साथ तो अन्याय कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं और वो ये भी अन्याय कर रहे हैं कि लोग किस तरीके से वेव 3 को न्योता दे रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले, कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ का आभास भी है, लेकिन हर समाज में कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक साबित होते हैं। जी, लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो कोरोना की जो तीसरी लहर चल रही है, कम से कम मास्क लगा के रखें और जो उसके बाद जो इसके जो कानून जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, डिस्टेंस वगैरह रखें और ख़ासकर एहतियाती बरतनी ज़रूरी है। जो लोग इस कोरोना में इस जो पालन नहीं कर रहे हैं, इसके जो रूल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो मेहरबानी करके जो कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, कम से कम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें ताकि ये बीमारी जो है फैलने से रुक सकती है।
दर्शकों, कुछ लोगों का मानना है कि ये जो लोग लापरवाही कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं तीसरे वेव को न्योता दे रहे हैं और ये घातक साबित हो सकता है। उनका ये मानना है कि हमें मास्क भी पहनना चाहिए, हमें 2 गज की दूरी भी रखनी चाहिए और जो SOPs या वक्तन प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश आते हैं उनका पालन भी करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहले फर्स्ट लहर आई, उसमें हमने हमारी इकनॉमी डाउन हो गई। दूसरी लहर आई, उसमें हमारी इकनॉमी डाउन हो गई। अब तीसरी लहर है। तीसरी लहर के बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत ख़तरनाक है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि SOP का वो ख़ास ध्यान रखें। तीसरी लहर बहुत खतरनाक है, इसके लिए हमें ज़रूरी काम है तभी हम मार्केट में जाएं। अगर हम SOP का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपने लिए खतरनाक हैं, मगर अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए भी खतरनाक हैं। देखो, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर वो ये लोग मानते नहीं हैं तो इस पर एक चालान काटा जाए। जब 1-2 बंदों को चालान होगा तो लोग खुद ही सुधरेंगे। देखिए जी, हम लोगों से तो यही कहेंगे कि देखिए, तीसरी जो लहर है बहुत ख़तरनाक है और आप देख लीजिए लोग बेखबर हो चुके हैं और लोगों को पता नहीं है कि इसी साल क्या हालत रहे हमारे देश में। बहुत लोग परेशान रहे, लेकिन इसके लिए लोगों को खुद तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो एडमिनिस्ट्रेशन भी कितना करेगी, वो भी कितना मोमेंट में रहेगी। इसके लिए सबसे पहले लोगों को होशियार रहना पड़ेगा, ताकि ये लड़ाई ऐसे कि हमें खुद ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार भी लड़ाई करने के लिए क्या करेगी। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, देखिए ये जो तीसरी लहर है बहुत ख़तरनाक लहर है, इसका परहेज़ करें, अपने घर को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने बुज़ुर्गों को बचाएं, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हमारी फिर लोगों से और ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो भी थोड़ा सा ज़िला इंतज़ामिया भी स्ट्रिक्ट करे थोड़ा सा, और लोगों का खास ज़्यादा जिम्मेदारी लोगों की बनती है, जो इनकी आमतौर पर दिन भर चली रहती है, वो इस पर कंट्रोल करें, क्योंकि अपनी मदद आप करें, क्योंकि ये बीमारी हम अगर खुद इस पर परहेज़ करेंगे तभी हम बच सकते हैं, वरना ऊपर वाला रहम करे, क्योंकि ये जो तीसरी लहर है बहुत ख़तरनाक है। दर्शकों, थन्ना मंडी में प्रशासन ने सख्ती की है। हमने देखा कि किस तरीके से वो जो गाड़ियों में भी जा रहे थे उनमें क्या सोशल डिस्टेंसिंग है, क्या मास्क पहना हुआ है, उनको पेनल्टी भी डाली जा रही थी। मुझे लगता है कि प्रशासन को इसी तरीके से सख्ती करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोका जा रहा है वाहनों को। आपने कोविड के SOPs फॉलो नहीं ना कर रहे आप, ताकि चलो वो तो मेरा आगे फिर गली बेच ये सब 2000 रुपये फाइन, फिर गली यहाँ चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्या करते हो आप? की रोकने से जी वो यार बंदा अंदर चलता ना, अरे उसको विचार। दर्शकों, अक्सर ही कश्मीर में कश्मीरी नेता 13 जुलाई को शहीदी दिवस मनाया करते थे। जब 5 अगस्त 2019 के बाद तस्वीर बदली, इतिहास बदला, 370 हटा 35 को रिवील किया गया, उसके बाद से स्थितियां बदल गई। 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर में छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन जब निज़ाम बदला इस छुट्टी को बंद कर दिया गया। फिर मज़ार में जाकर के ये वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दिया करते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से ऐसा नहीं हो पाया। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बाकी दीगर जमातें हों, उन्होंने श्रद्धांजलि तो दी, लेकिन अपने अपने दफ्तर में।
तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।